Namaste dear students, very good morning once again. Today we are going to discuss regarding the next chapter, and this is legislature taken from the chapter number taken from the class 11 chapter number 5, and hope you will enjoy this chapter with me. So सबसे पहले लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, इसके बारे में एक तरीके से अगर हम स्टार्ट करें तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को समझें। क्योंकि जो लेजिस्लेचर है इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं इसका उसमें हिस्सा है, तो कैसे समझें आखिरकार ये जो स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, जो डेमोक्रेसी है या इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उसके अंदर इसका क्या रोल है। तो इसको समझने के लिए हमें इसके बहुत छोटे छोटे से पार्ट को समझना होगा, और बहुत ब्रीफ में इस 30 मिनट्स की क्लास के अंदर मैं आपको कुछ जनरल सी चीज़ें इसके अंदर बताऊँगा कि लेजिस्लेचर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, या इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जिसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और सबसे पहले जानते हैं कुछ बेसिक सी बातें। सो अवर टुडेज टॉपिक इज लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो उससे पहले हमें कुछ बातों पर फोकस करना है, जैसे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको नोट करूँगा, आप नोट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र है। और ख़ास करके इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर जो हमारे यहाँ पर जो प्रणाली है ये संसदीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। अब संसदीय प्रणाली की जब आप बात करेंगे तो इसमें आपको कुछ चीज़ों को और जानने की ज़रूरत है। जैसे संसदीय प्रणाली है तो ये कहाँ से लिया आपने? ये ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स हैं वहाँ से हमने इसको एडॉप्ट किया है। संसदीय जो एक तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ पर है, ये जो अगर भारत में देखा जाए तो मोस्टली, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स का यहाँ पे एक तरीके से शासन था, तो उन्हीं से ये चीज़ें एडॉप्ट की गई हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है तो इसमें क्या होता है। मोस्टली आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, कॉमन सी। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट है यानी कि सरकार, तो जो सरकार के अगर मैं अंग की बात करूं तो मोस्टली गवर्नमेंट के पास जो है यहाँ पर सरकार के अंगों में पार्ट्स में 3 होते हैं, 3 पार्ट्स। अब कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले तो इसमें आप ध्यान रखेंगे न्यायपालिका, इसके बाद में आपका विधायिका, और इसके बाद में आपकी कार्यपालिका। तो आज का यानी कि ये जुडिशियरी हो गया आपका, ये लेजिस्लेचर हो गया, और ये आपका एग्जीक्यूटिव। तो एक तरीके से यहाँ पर आप जब सिस्टम देखेंगे गवर्नमेंट का तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये 3 चीज़ें मेन रोल प्ले करती हैं। इंडियन जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है या हमारा जो इंडियन डेमोक्रेसी है, तो उसके अंदर ये 3 जो एक तरीके से मैं कहूँ कि पिलर्स, ये फंक्शन करते हैं आपस में, और इन्हीं से चल रहा है हमारा कंट्री, यानी जिसको आप कहते हैं लोकतंत्र। तो कहीं ना कहीं अब डेमोक्रेसी क्या होती है, जैसे कई बच्चों को पहले भी पॉलिटिकल साइंस वाले जानते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि अपने प्रतिनिधियों को जनता के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष तौर पर चुन करके संसद में भेजा जाता है। वो लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी जो एक तरीके से मांगें होती हैं या जो ज़रूरतें होती है तो उनके अकॉर्डिंग ही वो वहाँ पर फंक्शनिंग करवाते हैं, ठीक है, या फिर उनके लिए कानून बनवाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब इन चीज़ों में जानेंगे कि आखिरकार कहाँ कहाँ रोल है, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो ये जो आप जब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई लोकतंत्र के अंदर क्या है, तो लोकतंत्र में यही है कि पीपल्स जो है ये पावर देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि आप लोग अपने वोट से चुनते हैं। अब सबसे पहले चलिए, ये तो सरकार के अंग हो गए। अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट यानी कि संसद की, तो संसद किन चीज़ों से मिलकर के बनी है? तो इंडिया के अंदर मोस्टली इसके 3 पार्ट माने जाते हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति महोदय यानी कि अपने प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट, और यहाँ पर लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल, और यहाँ पर आपका नंबर 2 पर राज्यसभा
यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के ये अपना जो पार्लियामेंट है, तो ये जो पार्लियामेंट है ये इन तीनों चीज़ों से मिलकर के बनेगा। यहाँ पर ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि हमारी संसद के जो एक तरीके से मैं कहूँ कि अंग हैं, तो उनमें ये तीनों चीज़ें आएंगी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अभी तक हमने विधायिका के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट नहीं किया, अभी तक हमने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इसमें नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें खास बात ध्यान देने की है भाई, देखिए ये तो जुडिशियरी है, ये तो फ्री है, सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, यानी ये इसको फ्रीडम दी गई है, क्योंकि अगर फ्रीडम नहीं दी जाएगी तो यहाँ पर बाइस्ड होने के चांसेस हो जाएंगे, इसलिए सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर विधायिका की बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है भाई वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल अगर इन तीनों में कोई है तो वो ये विधायिका ही है, यानी ये जो लेजिस्लेचर है ये ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कैसे पावरफुल है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कार्यपालिका के अंदर क्या होगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मोस्टली इसमें देखी जाती है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे विधायिका के अंदर क्या होगा। तो इंडिया के अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक होती है आपकी राष्ट्र की विधायिका, ये चीज़ क्लियर हो गई। आर्टिकल नंबर 76 जो संविधान का अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 76 ये कहता है कि भारत के अंदर या राष्ट्र के अंदर जो विधायिका होगी ये द्विसदनात्मक होगी, यानी यहां पर दो हाउस होंगे, 2 हाउसेस। एक होगा आपका लोकसभा और एक होगा आपका राज्यसभा। ये 2-3 चीज़ें आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि विधायिका के अंदर इस तरीके से ये जो पैटर्न रहेगा ये द्विसदनात्मक रहेगा। यहाँ पर एक तरफ राज्यसभा रहेगी, एक तरफ आपकी लोकसभा रहेगी। ये चीज़ क्लियर है, आर्टिकल नंबर 76 इसको क्लियरली कहता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राज्यसभा को। तो राज्यसभा को जब आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें आपको आना चाहिए, फिर उसके बाद लोकसभा के बारे में आपको बेसिक सी बातें जो है वो आनी चाहिए, और फिर हम ओवरऑल एक तरीके से कंक्लूजन इसका देखेंगे। ये बहुत ब्रीफ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि चैप्टर काफ़ी वाइड है, बहुत बड़ा है, जो आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है। तो कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गई भाई। अब हम यहाँ पर देखते हैं विधायिका के, ये जो विधायिका के अंदर आने वाले जो हमारे दोनों सदन हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो मैंने इसको बाकी चीज़ों को यहाँ पे हटा दिया, केवल विधायिका को ही यहाँ पर रहने दिया है आपके लिए ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधायिका के अंदर आने वाले इस अपर हाउस की, जिसको आप लोग कहते हैं राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा। तो भाई कौन कौन सी ऐसी बात है जो इससे रिलेटेड आपको याद रखनी है, तो मैं आपको उनको बता देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले तो राज्यसभा को अपर हाउस यानी कि उच्च सदन बोला जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। नंबर 2 पर राज्यसभा जो होती है ये भाई स्थायी होती है, यानी स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता इसको, ये चीज़ क्लियर हो गई। नंबर 3 पर राज्यसभा का सदस्य अगर किसी को बनना है, या फिर मैं ये कहूँ कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, या फिर चुनाव से पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि कितने, यानी इंडिया के अंदर अगर हम राज्यसभा को देखें तो टोटल नंबर यहाँ पर 250 मैक्सिमम इनको बताया गया है। और वर्तमान में अभी ये जो है इसमें से जो 250 की कंडीशन होती है, तो इनमें से 12 कैंडिडेट ये हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी कितने बचे? 238। तो ये लोग अप्रत्यक्ष पद्धति से चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा। अब यहां पर बात आ जाती है भाई, ये 238 का जब चुनाव होता है, इनको जब अप्रत्यक्ष तरीके से चुनेगा तो चुनेगा कौन? तो आपकी विधानसभा होंगी, हर राज्य में विधानसभा होती है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो विधानसभा के हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, तो वो
अप्रत्यक्ष तरीके से यहाँ पर राज्यसभा सदस्य को अपने एरिया से चुन करके भेजते हैं राज्यसभा के अंदर, कि उनका जो है वो नेतृत्व वहाँ पर करें। अब यहाँ दो चीज़ समझने की बात है। जैसे सबसे पहले एक चीज़ तो ये देखो आप कि मान लीजिए ये अमेरिका है, अमेरिका में जो द्वितीय सदन है, अमेरिका में जो द्वितीय सदन है यानी अमेरिकी संसद का, जिसको सीनेट बोला जाता है मोस्टली, है ना। तो सीनेट में क्या होता है कि सभी को समान प्रतिनिधित्व है, समान प्रतिनिधित्व, इसको समझते हैं आप समान प्रतिनिधित्व को। यानी कि वहां पर क्या है कि जैसे राज्यसभा की जो सीटें हैं वो सभी स्टेट के लिए समान है। हर स्टेट के अंदर राज्यसभा के मान लो 10 सदस्य जाएंगे चुन करके, तो जाएंगे, यानी सबके लिए 10 सीट है तो 10 ही रहेंगी। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर ये कैसा है, ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उस राज्य से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी ज्यादा होगा। जैसे उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हमारे यहाँ से देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसको प्रतिनिधित्व दिया है। तो हमारे यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा, इसको आप नोट कर लें, ये ध्यान रख लें राज्यसभा के बारे में, जनसंख्या के आधार पर। ये चीज क्लियर हो गई भाई, जनसंख्या के आधार पर हो गया। चलो ये फोर्थ, ये सारी बातें। अब हम आते हैं यहाँ पर फिफ्थ पर और आपको बताते हैं कुछ और नेक्स्ट ऐसी चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है राज्यसभा के बारे में। भाई इसके लिए क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। और उम्र कितनी होनी चाहिए भाई, 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, तब जाके आपको राज्यसभा सदस्य जो है यहाँ पर चांसेस मिलेगा राज्यसभा सदस्य बनने का, ठीक है ना। लोकसभा में क्या होता है कि आयु 25 साल की होती है, 25 ईयर का होता है। ये जो एज वाला रेस्ट्रिक्शंस होता है यहाँ पर 30 ईयर का है एक तरीके से। तो ये आपको बात ध्यान रखने की है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए ये बात तो भाई राज्यसभा के बारे में कुछ चीज़ें जैसे हमने यहाँ पर की इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली राज्यसभा का जो सभापति होता है ये कौन होता है भाई, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे यहाँ पर, ये सभापति होंगे यहाँ पर इनके। अपर हाउस है भाई, उच्च सदन है, कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, तो मैं इधर आपको नोट कर रहा हूं, आप यहां से देखना। सबसे पहले कार्यकाल कितने का होगा, 6 वर्ष का होगा। 1/3 जो सदस्य होंगे इनका जो चुनाव होगा या इनको चुने जाने की जो अवधि होगी वो हर प्रति 2 वर्ष बाद होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि हर 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य जो होंगे वो एक तरीके से खत्म होते चले जाएंगे, यानी उनका रिटायरमेंट होता चला जाएगा, ठीक है ना। और नए प्रतिनिधि जो हैं वो आते चले जाएंगे, क्योंकि कभी भंग तो होता नहीं है सदन कभी, तो ये तो परमानेंट है। तो सदस्यों का जो एक तरीके से कार्यकाल रहेगा 6 वर्ष का रहेगा, और हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है वो अपने पद से चले जाएंगे, या उनकी जगह पर नया रिक्रूटमेंट, या मैं ये कहूँ कि नया चुनाव जो है ये हो जाएगा, नए सदस्य जो है उनकी जगह ले लेंगे। तो ये 1/3 सदस्यों का ध्यान रखना है, प्रति 2 वर्ष बाद ध्यान रखना है। कुछ ऐसी बेसिक सी बातें राज्यसभा से रिलेटेड मैंने आपको बताई हैं। अब राज्यसभा के पास क्या होता है, इसके पास कुछ शक्तियाँ भी होती हैं भाई, तो अब थोड़ा सा उनके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। मैं बहुत छोटी सी क्लास में आपको कुछ छोटी बातें बता रहा हूँ, और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो उन्होंने हो सकता है इनको पहले भी पढ़ लिया हो, छोटी क्लासेज में भी पढ़ लिया हो, लेकिन कुछ बातें हमें जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक तो हमारे यहाँ पे भाई समान प्रतिनिधित्व नहीं है राज्यसभा के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, जनसंख्या के आधार पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं इसकी पावर्स की। तो सबसे पहले तो भाई 14 दिन तक जो आपका एक तरीके से मैं कहूँ कि वित्त विधेयक जिसको आप कह लें, या फिर मैं ये कहूँ कि उस पर आपको 14 दिन तक यहाँ पर विचार के लिए राज्यसभा अपने पास रख सकती है। 14 दिन तक किसको, वित्त विधेयक को। लेकिन इसमें कुछ खास इसलिए नहीं लगता मेरे को, क्योंकि 14 दिन के बाद मोस्टली इनको पास करना ही होता है, और वित्त विधेयक की जो ज़्यादातर पावर्स होती हैं एक तरीके से वो हाउस ऑफ पीपल्स यानी लोकसभा के पास ही होती हैं। ये चीज़ आप क्लियर करके रखें। लेकिन फिर भी दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि भाई एक तो चलो ये हो गया, सेकंड अगर मैं एक तरीके से कहूँ कानून में संशोधन की अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है या संविधान में संशोधन की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो राज्यसभा का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको जो है बिल्कुल भी ना भूलें। तो संविधान संशोधन संबंधी हो या प्रशासनिक शक्तियाँ हों तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, ये चीज़ क्लियर हो गई।
नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं कुछ प्रशासनिक अधिकार भी होते हैं भाई। प्रशासनिक अधिकार यह है कि अगर राज्यसभा का कोई सत्र चल रहा है, राज्यसभा का कोई सत्र चल रहा है, तो राज्यसभा सत्र के दौरान भी जो मंत्री हैं इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इट इज क्लियर। अगर राज्यसभा का कोई सत्र चल रहा है तो भी किसी भी मंत्री से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसलिए प्रशासनिक पावर्स के अंदर यह भी आएगा कि जवाबदेही बनती है इनके प्रति, एक तरीके से अगर मैं कहूं। और यहां पर अगर मैं इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों के अन्य शक्तियों में, जैसे चुनाव हुआ, महाभियोग की अगर कोई बात होती है तो भी इनका रोल एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर आपात स्थिति की घोषणा करनी है, या फिर न्यायाधीश को अपने पद से हटाना है। तो ये बातें ऐसी हैं जहां पर भी एक तरीके से राज्यसभा की जो शक्तियां हैं ये काम करेंगी, चाहे न्यायाधीश को हटाने की बात हो, चाहे चुनाव की हो, चाहे महाभियोग की हो, चाहे आपातकाल स्थिति की घोषणा करने की हो, उस जगह पर भी राज्यसभा का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं लिख देता हूं और ख़त्म करते हैं इसी के साथ यहाँ पर। जैसे और कौन कौन से होंगे, जैसे आपात स्थिति की घोषणा करना हो, यानी आपातकाल, ठीक है ना, महाभियोग की बात हो, ठीक है ना, न्यायाधीश को पद से हटाने की बात हो, चुनाव की बात हो, तो ये इससे संबंधित शक्तियां भी यहां पर आपको राज्यसभा में देखने को मिलेंगी, यानी अपर हाउस के पास ये शक्तियां होती हैं। तो इसका अपना ही एक रोल है। चुनाव राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ये आप जानते ही हैं, यानी कि आप लोग वोट नहीं देंगे उनके लिए। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आप लोग उनको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुनेंगे, ये चीज़ आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। अब चलिए, क्योंकि आपको पता है कि विधायिका के अंदर जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो विधायिका के अंदर एक आपका रहेगा, क्योंकि द्विसदनात्मक है आपकी विधायिका, तो यहाँ पर राष्ट्र की जो विधायिका है उसमें आपका राज्यसभा और लोकसभा रहने वाला है। हम दोनों के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं। तो राज्यसभा आई थिंक की कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम चलेंगे यहाँ पर लोकसभा की तरफ, यानी हाउस ऑफ पीपल्स की तरफ। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है अपना, और आई थिंक मुझे लगता है कि इसके पास पावर्स भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। ये एक तरीके से जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ कुछ बातें इससे रिलेटेड बताएंगे हम कि क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया आप लोगों के लिए लोकसभा। ये सारी बातें हम विधायिका के अंदर कर रहे हैं, बच्चे ध्यान रखेंगे। इसको बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। सबसे पहले तो ये लोअर हाउस है भाई, निम्न सदन। कैसा सदन है? निम्न सदन है। दूसरी कंडीशन जो यहाँ पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसके लिए आपको 25 ईयर 25 साल का होना जरूरी है, तभी आप लोकसभा सदस्य जो है बन सकते हैं, उसके लिए चुनाव लड़ सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो चुनाव होगा लोकसभा सदस्य का, लोकसभा सदस्य जो होंगे इनका जो चुनाव है ये प्रत्यक्ष होता है भाई, जनता द्वारा। ये चीज़ भी क्लियर हो गई, ठीक है ना। इंडिया के अंदर टोटल जो है वो मैक्सिमम जो इनकी सदस्य संख्या हो सकती है वो 552 है, ये मैक्सिमम है। अभी 545 है। और इसमें से भी आप खास बात ध्यान रखें, 2 सदस्य जो होंगे ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, जिनको एंग्लो इंडियन भी बोला जाता है एक तरीके से, ये ऐसे यहाँ पर रहेगा सिस्टम इनका, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसकी खास बात यह है क्योंकि जनता के द्वारा सीधी चुनी जा रही है, जनता के प्रतिनिधि वहाँ पर जा रहे हैं, तो इसमें जो आपकी मंत्री परिषद रहेगी जो प्रधानमंत्री के अंडर कार्य करती है, एक तरीके से मेरे कहने का मतलब, तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी भाई, केवल और केवल किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, यानी हाउस ऑफ पीपल्स के प्रति ये मंत्री परिषद जो है। और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है भाई? हैं जो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं वो जानते हैं, मैं तो इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ खैर, तो आई थिंक कि प्रधानमंत्री ना। तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे, ये सारी बातें लोकसभा के बारे में हमने करनी है। अब लोकसभा के पास भी बहुत सारी ऐसी पावर्स होती हैं, ठीक है। तो जब भी कोई कानून बनना होता है तो उसके लिए दोनों सदनों की भाई ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपना एक तरीके से सहमति प्रदान करते हैं, तब जाकर के वो कानून के तौर पर, लॉ के तौर पर जो है एक तरीके से अस्तित्व में आता है। कोई भी विधेयक जो है सरकारी विधेयक है, धन विधेयक है, या फिर एक तरीके से सामान्य विधेयक हो सकता है कोई, इस तरीके से जब मैं बात कहूँ तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इसका सदस्य अगर आपको बनना है तो आपका कहीं ना कहीं नामांकन होना चाहिए भाई। नामांकन जो आपकी निर्वाचन नामावली होती है उसके अंदर,
अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत का नागरिक होना आपको इसके साथ बहुत ज़रूरी है 25 साल के साथ, ठीक है ना। और आपका नाम होना चाहिए निर्वाचन नामावली में, तभी आप इसके लिए जो है योग्य हो पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। चलिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें मैंने आपको इससे रिलेटेड जो है वो बताई हैं एक तरीके से। और अगर शासन प्रणाली में मैं कहीं बात करूं तो हमारी जो हाउस ऑफ पीपल्स है, लोकसभा है, ये ज़्यादा पावरफुल है कंपैरिजन देन द राज्यसभा, अगर मैं एक तरीके से बात कहूं। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं। और इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका जो होगी हमारी, जिसके बारे में हमने यहाँ बात ही नहीं की है, वो एक तरीके से उत्तरदायी होती है यहाँ पर संसद के प्रति, या मैं ये कहूँ कि विधायिका के प्रति, या फिर मैं ये कहूँ कि लोकसभा के प्रति। और इन क्योंकि विधायिका के अंदर क्या है, राज्यसभा लोकसभा द्विसदनात्मक है, आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पार्लियामेंट के एक तरीके से पार्ट हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और विधायिका के अंदर जैसे संसद हमारा और संसद के दोनों ये सदन जो है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब आपको पार्लियामेंट की जब मैं बात करता हूँ तो पार्लियामेंट के पास अपनी कुछ, यानी संसद जो है, जो इनसे मिलकर के बनी हुई होती है, तो उसके पास पावर्स होती हैं। चाहे आप कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ देख लें, संविधान संशोधन की शक्तियाँ देख लें, और वित्त संबंधी कोई विशेष शक्तियाँ हैं, ठीक है ना। अब जैसे लोकसभा की बात कर लें तो वित्त विधेयक जो होता है उसकी पारित होने ना होने की जो मेन पावर है वो लोकसभा के पास है। राज्यसभा तो केवल 14 दिन अपने पास उसको रखेगी, वहाँ से इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, आई थिंक, मेरा जहाँ तक मानना है, ठीक है ना। तो अब इसमें लास्ट में जो चैप्टर के अंदर कुछ बातें और जो बची हुई हैं तो उनको देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहले संसद के जो प्रमुख कार्य यहाँ पर रहेंगे उनमें कानून बनाना, ठीक है ना, लॉ फॉर्मेशन करना, और संविधान संशोधन, निर्वाचन संबंधी कार्य, न्यायिक कार्य हैं, कुछ प्रतिनिधित्व हैं, और कुछ बहस के मंच वगैरह, इस तरीके की बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ आपको आई थिंक कि क्लियर हो गई होंगी। और कुछ बेसिक सी जो बातें हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। अब जैसे कोई विधेयक है मान लो, तो विधेयक तो सरकार जो है एक तरीके से, जैसे विधेयक कैसे, मोस्टली जब विधेयकों की बात आएगी इसके बाद लोकसभा के बाद, तो विधेयकों के बारे में और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, और फिर ये चैप्टर यहीं पे क्लोज करते हैं। जो कॉमन सी बातें थी आई थिंक कि मैंने आपको इसमें बता दी हैं। और डिटेल्स के लिए जो है आप PDF चैप्टर जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी कुछ बातें हैं, नोट्स में हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये विधेयक है, विधेयक में कुछ सरकारी विधेयक होते हैं और कुछ गैर सरकारी होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी जैसे मान लो सरकारी में भी धन विधेयक हो गया आपका, ठीक है ना, फिर एक सामान्य विधेयक हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर गैर सरकारी में सामान्य विधेयक हो गया, गैर सरकारी में धन विधेयक नहीं आएगा भाई, ये ध्यान रखेंगे बस। सामान्य विधेयक हो गया इधर, और इधर ये धन विधेयक हो गया, सामान्य विधेयक हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे संविधान संशोधन विधेयक, ये दोनों तरफ ही रहेगा, मैंने इसलिए इसको लास्ट में लिया है। संविधान संशोधन विधेयक, ये किसमें है, सरकारी, गैर सरकारी में भी रहेगा भाई। संविधान संशोधन विधेयक, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको दो बात बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक होता है, तो विधेयक दोनों, अभी आपने देखा लोकसभा देखा और राज्यसभा देखा, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होना चाहिए, और इसके बाद राष्ट्रपति की संस्तुति इसको मिलनी चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा संस्तुति, तब जाकर के क्या बन जाएगा, कानून, लॉ। तो ये सारी अगर मैं बात कहूं तो विधायिका के अंदर सबसे जो मेन मेरे को लगता है कि जो पावर है वो है जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जनता के लिए कानून बनाने की जो पावरफुल है, या संविधान संशोधन करने की जो उसकी पावर है। आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और क्योंकि इसके अंदर हमारी राज्यसभा लोकसभा आती है, तो मोस्टली एक तरीके से तीनों जो एक तरीके से सरकार के अंग माने जाते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तो उसमें विधायिका जो है ये सबसे शक्तिशाली है। जो बहुत कॉमन सी बातें थी, आई थिंक कि मैंने छोटा क्लास है और जो बेसिक पॉइंट कवर किए थे। यहाँ पर लोकसभा के बारे में मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। लोकसभा का जो हमारा एक तरीके से इसको भंग किया जा सकता है, कुछ बातें मैं बता देता हूँ। जैसे जो रह गया था वो, लोकसभा को भंग किया जा सकता है समय से पहले। दूसरा, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है,
आपने देखा होगा राज्यसभा स्थायी सदन था, उसको भंग नहीं किया जा सकता। तो 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, समय से पहले भी भंग किया जा सकता है अगर एक तरीके से। और इसमें क्या होता है कि जो लोकसभा सत्र होते हैं हमारे, जिसमें बहस होती है, जिसमें एक तरीके से सवाल पूछा जाना, ये सब बहुत से मुद्दों पर बहस होना, तो ये इसको जीवंत बनाए रखते हैं, ऐसी चीज़ों का होना। विपक्ष के द्वारा पक्ष से सवाल जो है किए जाना, पक्ष जो सत्ता पक्ष है उसको घेरना, उससे सवाल पूछना कि क्या आप सरकार ठीक चला रहे हैं या नहीं चला रहे। तो एक तरीके से इसमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये इसको जीवंत बनाए रखती हैं। ये जो चीज़ें हैं ये इसकी जीवटता का एक तरीके से प्रतीक हैं। तो आई थिंक कि अब मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कॉमन सी जो बातें होनी चाहिए थी वो बता दी थी। उम्मीद करते हैं ये बहुत छोटी क्लास है, लेकिन आपको एक बेसिक सा नॉलेज देने में मैं सक्सेस रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो धन्यवाद, नमस्ते।